डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसमें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट की क्लास में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, वैसा ही एक प्रोसेस हमें इस क्लास में भी लेना है और उसमें भी हम इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को साथ में लेके पैरेलल कॉम्बिनेशंस में सेल को सर्किट के अंदर कनेक्ट करके उसका टोटल ईएमएफ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, देखिए, अगर बहुत सारे सेल्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं और उस कॉम्बिनेशन को हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ते हैं तो इस सर्किट में करंट का फ्लो कितना होगा। साथ ही साथ हम दो स्पेशल केस कंसीडर करेंगे कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी कम हुआ तो क्या होगा, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा हुआ तो क्या होगा। अब देख लेते हैं हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है। हमने जो सेल्स को जोड़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उनका जो नंबर है वो है n। यहां पर देखें, हमने n सेल्स को जोड़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। साथ ही साथ ये बताया गया है कि हर एक सेल का ईएमएफ है E, तो हर एक सेल का जो ईएमएफ है ये है E, और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल लेटर r। तो सारे सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल लेटर r, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल लेटर R। सो ये रहा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ कितना होगा। यहां पर हम दो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ये रहा पॉइंट A और ये रहा पॉइंट B। अगर हम फर्स्ट सेल को सिर्फ कंसीडर करते हैं तो देखिए, ड्यू टू फर्स्ट सेल पॉइंट A और पॉइंट B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना कि इस सेल का ईएमएफ है। उसी तरह से सेकंड सेल के कारण भी पॉइंट A और पॉइंट B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर करेगा वो भी E ही होगा, क्योंकि हम कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस को 0 मानते हैं। उसी तरह से आप कोई भी सेल कंसीडर करें, उस सेल के कारण पॉइंट A और पॉइंट B में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E ही होगा। अर्थात ये जो नेट ईएमएफ होगा, अर्थात इक्विवेलेंट ईएमएफ, ये नेट ईएमएफ ये हो जाएगा E। अब देखते हैं नेट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहां पर देखिए, सारे सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले देखिए इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अर्थात नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमने माना ये जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है ये है R डैश्ड। तो चूंकि हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है और ऐसे n सेल्स हैं और सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1/R डैश्ड, यहाँ पर R डैश्ड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये होगा 1/R प्लस 1/R। इस तरह से हमारे पास जितने टोटल सेल्स हैं उतना बार हमें 1/R को जोड़ना है, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के अलजेब्रिक एडिशन होता है। तो ये 1/R डैश्ड ये क्या बनेगा, देखें इस राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में स्मॉल लेटर r और न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 प्लस, इस तरह से हमें n टाइम्स 1 को जोड़ना है। तो यही क्या बन जाएगा, देखें यही बन गया n/r। चूंकि 1/R डैश्ड ये है n/r, तो हम कह सकते हैं ये जो R डैश्ड है अर्थात इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये होगा स्मॉल लेटर r डिवाइडेड बाय n। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। टोटल रेजिस्टेंस यहां पर देखिए, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके साथ जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर इस सर्किट से I करंट फ्लो करता है तो वही I करंट यहां पॉइंट B में आके n पार्ट्स में टूट जाएगा,
फॉर एग्जांपल ये है I1, ये है I2, इस तरह से जो nth सेल से पास होगा करंट वो होगा IN। यहाँ पर अगर सारे करंट्स को आप जोड़ दे तो वो I के ही बराबर होगा, अर्थात एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से और इस पूरे कॉम्बिनेशन से जो करंट पास कर रहा है वो दोनों करंट बिल्कुल बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो इनका रेजिस्टेंसेस जो है ये एल्जेब्रिकली जुड़ जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा, टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का, वो होगा कैपिटल लेटर R अर्थात एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि है स्मॉल लेटर r ओवर n। अब देखें हमारे पास टोटल EMF और टोटल रेजिस्टेंस है, तो इससे हम नेट करंट पता कर सकते हैं। तो नेट करंट या इस सर्किट से जो करंट फ्लो करेगा वो ये होगा टोटल EMF जो कि E के बराबर है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि है R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस स्मॉल लेटर r डिवाइडेड बाय n। सो ये हो गया इक्वेशन इस सर्किट से पास हुए करंट का। अब हम दो स्पेशल केस कंसीडर करेंगे। पहला स्पेशल केस, तो पहला स्पेशल केस ये है कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है अर्थात टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी कम है। इस स्थिति में देखें करंट क्या होगा। इस स्थिति में जो करंट होगा इस सर्किट में ये हो जाएगा EMF E डिवाइडेड बाय, इस एक्सप्रेशन में देखें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो कंपेरेबली काफ़ी छोटा है। तो ये इक्वेशन करंट का ये बन जाएगा EMF डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर r डिवाइडेड बाय n। तो ये क्या बन गया देखें, यही बन जाएगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में जो n है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं n इंटू ई ओवर स्मॉल r। अब इसे हम कंपेयर करेंगे कि अगर सेल सिर्फ एक हो जिसका EMF E ही हो और वो उसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ हो, तो जो करंट होगा उसके साथ इसका क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r और EMF कैपिटल लेटर E। तो यहाँ से जो करंट पास करेगा ये करंट ये बराबर होगा EMF E, जबकि एक ही सेल जुड़ा हुआ है तो EMF E ही होगा, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस अर्थात एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखें चूंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने इंटरनल रेजिस्टेंस से, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी छोटा माना है, तो यहाँ हम कैपिटल लेटर R को अर्थात एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं और ये बन जाएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आप अब इस करंट को और इस करंट को कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे कि करंट n टाइम्स हो गया। तो हम कह सकते हैं अगर हम बहुत सारे सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ें तो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो उस करंट का n टाइम्स होगा जो कि उसी सर्किट में फ्लो करेगा अगर हम सिर्फ एक सेल जोड़े उस सर्किट में। अब हम अगला केस कंसीडर करते हैं। तो ये स्पेशल केस है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी बड़ा हुआ तो ऐसे स्थिति में देखिए जो करंट होगा ये करंट ये बराबर होगा EMF या फिर कहें नेट EMF इस सर्किट का डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस में हम स्मॉल लेटर r ओवर n को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये कंपेरेबली काफ़ी छोटा है। तो ये इक्वेशन बन गया E ओवर R। अब देखें स्थिति अगर ऐसा ही हो और हम इसी सर्किट में सिर्फ एक सेल जोड़ के रखे हो तो करंट कितना होगा। तो इस केस में जो करंट होगा वो करंट होगा
नेट ईएमएफ जो कि ई ही होगा क्योंकि सिर्फ एक सेल जुड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। अब नेट रेजिस्टेंस कितना होगा देखें, क्योंकि हमने इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को काफ़ी बड़ा माना है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे और डिनोमिनेटर में रहेगा सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों करंट्स को, तो आप पाएंगे दोनों करंट्स एग्जैक्टली सेम हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कुछ सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ें और उस कॉम्बिनेशन को एक्सटर्नल सर्किट के साथ जोड़ दें, तो वो करंट एग्जैक्टली सेम होगा उसी करंट का अगर हम उसी एक्सटर्नल सर्किट को सिर्फ एक सेल के साथ जोड़ दें। सो इस करंट को हम कह सकते हैं n टाइम्स करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। उसी तरह से इस करंट को हम कह सकते हैं कि करंट ये बराबर है करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। हाँ, तो आज की जो क्लास थी उसमें आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी की और इसमें आप लोगों ने देखा कि सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से ईएमएफ जो है सेल का वो इफ़ेक्ट होता है उसके ऊपर, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर सेल्स के सीरीज और कॉम्बिनेशन के बारे में आप दोनों लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।